हाँ, तो आप देखो, प्रोहिबिटेड रिलेशन मतलब आप आपके कौन से रिलेशन में शादी नहीं कर सकते। आपका कोई एसेंडेंट है या फिर डिसेंडेंट है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। आप अपने भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकते। आप वन इफ वन वाज द वाइफ और द हस्बैंड ऑफ द नीलियन असेंडेंट, यानी आपके चाचा की, मामा की, ठीक है ना, ताऊ की अगर कोई वाइफ है उससे आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा चलो, इस चीज में मुझे बताइए, सपोज ये है, सपोज रानी है और ये राहुल है और ये इसका भाई है, किशन मान लो इसको। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है ना, ये इसका भाई है। सपोज ये एक्सपायर हो जाता है, ये एक्सपायर हो गया, तो क्या ये शादी अगर इससे करती है तो ये वैलिड होगी या फिर इनवैलिड होगी? बताओ इसके, इस वैलिड। कंडीशन के। वैलिड। वैलिड होगी और भैया। कोई, तो ये इसकी वाइफ नहीं रहेगी इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर। उसका स्पाउस तो है ही नहीं, क्योंकि स्पाउस जिंदा रहना चाहिए तब हाँ, ना भाई। करेक्ट, मर गया है ना। ठीक है ना। अब ये इसकी वाइफ नहीं रही, एक ये चीज याद रखना। लॉ में लाइंस क्या क्या इंटरप्रेट की जाती हैं, क्या आपको किस तरह से, आप किस वे में किस चीज को पढ़ रहे हैं? भैया ये लीनियल मतलब क्या था यहाँ पे? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसा ही ना। मतलब जो आपके रिलेशन में ये आ रहे हैं, अब किसी और की वाइफ अच्छा। से, और कोई इस किसी और की वाइफ है, मतलब आपके लीनियर यानी आपके चचा ताऊ इस कंडीशन में नहीं आनी चाहिए, दादा की वाइफ, ठीक है ना। मतलब आपके कोई रिलेशन में आ रहा है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी बोलते हैं ना, कि इतनी पीढ़ियों में शादी नहीं करते हैं। इफ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल नाइस आंटी एंड नेफ्यू फर्स्ट कजिन, आप इनमें शादी नहीं कर सकते। अगर भाई बहन है आप, अंकल चचा भतीजे हैं आप, या फिर फूआ भतीजे हैं आप, शादी नहीं कर सकते। फर्स्ट कजिन में आप क्या कर नहीं कर सकते, शादियां नहीं कर सकते। फिर आपका आता है सपेंडा रिलेशन। सपेंडा रिलेशन सिर्फ ये देखा जाता है कि फादर साइड 5 जनरेशन और मदर साइड 3 जनरेशन। जैसे आपकी मदर, मदर और आपके फादर, अब इनके मदर के फादर, जैसे अगर आपकी मदर है तो आपके क्या हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर। अब ऐसे इन मदर के क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये 3 पे जाएंगे। और सेम इसमें क्या है, फादर के ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ऐसे 5 कंडीशन जाएंगी। ये 5, यानी एक आपके, दो, तीन, चार और एक, 5, ठीक है ना। और यहाँ पर हाँ, एक, दो, तीन। आप मदर की साइड से क्या है, 3, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप फादर की साइड क्या है, 5 जनरेशन, और मदर की साइड क्या है, 3 जनरेशन में आप क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ओके, सपिंडा समझ में आया सभी को? यस भैया। ठीक है, चलो, वैलिड मैरिज। अब वैलिड मैरिज क्या होती है? वैलिड मैरिज से हम समझते हैं, वैलिड मैरिज आप प्रॉपर सेरेमनी मस्ट टेक, यानी अगर आपकी शादी हुई है और उसमें क्या है, सारे सेरेमनी रिचुअल्स क्या अपनाए गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक वैलिड मैरिज बोलते हैं। कंजुगल राइट्स, राइट ऑफ द बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ ऑफ ईच अदर मैरिज। अब कंजुगल राइट्स मतलब, कंजुगल राइट्स मतलब जो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ क्या है, एक साथ रहने योग्य हो, ठीक है ना। राइट ऑफ द हस्बैंड ऑफ बोथ, यानी हस्बैंड और वाइफ का दोनों का रहता है कि हाँ, शादी हुई है तो वो क्या है, दोनों एक साथ में रहेंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, पिटीशन टू रिस्टोर द कंजुगल राइट्स। अगर शादी हो गई उसके बाद क्या है, हस्बैंड अलग रह रहा है और वाइफ अलग रह रही है, तो जिसको प्रॉब्लम है, सपोज अगर ए वाइफ है और बी हस्बैंड है, अगर वाइफ चली जाती है तो जो हस्बैंड है वो कोर्ट में जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत वो कोर्ट से बोलेगा
कि जज साहब मुझे मेरी वाइफ चली गई, उससे बोलिए कि वो मेरे पास आके रहने लगे। ठीक है ना? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब ये होता है कि हाँ, आपकी शादी हुई है, तो आपको क्या शादी में मतलब साथ रहने के लिए हुई है। ये नहीं आप दोनों अलग-अलग रहें। अगर हाँ, अगर जो स्पाउस गया है, उसके पास एक वैलिड रीज़न होता है, तो हाँ, उसको छोड़ सकते हैं। फिर आता अभी है एक मैं एannulment ऑफ केस आया था कि एक हाँ, वाइफ जो है मतलब कि शायद वो खाना बनाने के लिए ऐसे छोड़ दिए, ऐसा हाँ, कुछ हाँ, था। वो हो जाता है। बहुत सारे केस हैं ऐसे तो। Annulment of marriage. A petition cannot be filed for an annulment of a marriage in a valid marriage. यानी petition cannot be filed for an annulment of a marriage in a valid marriage. अगर आपकी शादी वैलिड मैरिज है, तो आप ये नहीं सकते कि मेरी शादी को इनवैलिड कर दो। अगर आपकी शादी वैलिड है, तो आप ये पिटीशन लेके नहीं जा सकते कि मेरी शादी को क्या है इनवैलिड कर दो। ठीक है ना? अगर आपको शादी कैंसल करनी है, तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, ना कि इसके लिए कि मेरी शादी खत्म कर दी जाए। नोट annulment in a valid marriage not allowed. वैलिड मैरिज में annulment is not possible. वैलिड मैरिज डिवोर्स इज पॉसिबल। वैलिड मैरिज अ सेम गोत्र मैरिज इज वैलिड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो वैलिड मैरिज होती है, आप क्या है सॉरी, सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं, वो वैलिड मानी जाएगी। वैलिड मैरिज में क्या आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, ना कि आप अपने कोर्ट से बोले कि मेरी शादी को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। खत्म कैसे नहीं खत्म नहीं हो सकती ना, आपकी शादी क्या डिवोर्स के लिए जा सकती है, आप डिवोर्स मिलेगी। समझ में आया सेम आपको? सेम गोत्र में मैरिज वैलिड है, हाँ, और वैलिड है। सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर, सपिंडा रिलेशनशिप में वॉइड है। हाँ, आप एक ही गोत्र ठीक। के शादी कर सकते हैं। फिर आता है वॉइड मैरिज। अब वॉइड मैरिज क्या होती है? वॉइड मैरिज मतलब इनवैलिड फ्रॉम बिगनिंग। यानी जो वॉइड मैरिज मतलब क्या है, वो जब से शादी की पहली रस्म हुई है, वो उसी कंडीशन कंडीशन से क्या है, वो इनवैलिड है। मतलब ऐसी कोई शादी जो बाइगेमी हो, दूसरी शादी हो, ऐसी कोई शादी जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन में आती हो। अभी भी जैसे आपको मैंने पढ़ाए थे, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अगर उस कंडीशन में आती है, तो वो भी शादी क्या है आपकी शुरू से, यानी बिगनिंग, वर्ड एब इनिशियो, यानी शुरुआत से ही आपकी क्या रहेगी, आपकी प्रोहिबिट यानी वॉइड मैरिज रहेगी। अगर आप शादी क्या करते हैं, सपेंडर रिलेशन में करते हैं, तो आपकी क्या शादी क्या है, वॉइड ही मानी जाएगी। नॉन सेरेमोनियल मैरिज, अब आपकी सेरेमनीज है, अगर जैसे हिंदुओं में 7 फेरे हैं, अगर आप 7 फेरे नहीं लेते हैं, अग्नि के 7 चक्कर नहीं लगाते, तो वहां पर क्या है, आपकी शादी क्या है, बोली जाएगी, इनवैलिड बोली जाएगी। अगर कोई शादी माइनर मैरिज है, माइनर के साथ मैरिज होती है, अनलॉफुल है, फोर्सफुली सोल्ड, फिर ट्रैफिक, अगर आपकी शादी कोई अनलॉफुल वे में करा ली जाती है, जोर जबरदस्ती से चाकू के दम पर या फिर बंदूक के दम पर आपकी शादी करा जाती है, या फिर आपकी शादी क्या है, इस कंडीशन से करा दी जाती है कि हाँ, कि नाम शादी का हो रहा है मगर बेच दिया गया है। आपने पिक्चरों में वो देखा होगा ना कि हाँ शादी उसकी करा दी, मगर एक्चुअली क्या है, उसको बेच दिया जाता है। ट्रैफिक्ड, तस्करी के लिए, हाँ लड़की की शादी कर दी मगर उसको बेच के और कहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है ना? उसे किसी ऐसी प्रोस्टिट्यूशन में उसको रख दिया, तो वो शादी क्या हो जाएगी, वो शादी आपकी क्या मानी जाएगी, वॉइड ही मानी जाएगी शुरुआत से ही, क्योंकि वहां पर क्या है, जो रिचुअल सेरेमनीज होनी थी वो सेरेमनीज नहीं हुई है। क्या अनलॉफुल है, तो उसमें क्या है, उसको धोखा रखा जा रहा है, फोर्सफुली में उसकी कंसेंट है ही नहीं। अब सोल्ड के लिए उसको बोला कुछ और जा रहा है, मगर एक्चुअल में क्या है, उसके साथ कुछ और हो रहा है। आपको समझ में आया? वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज। फिर आपका आता है वॉइडेबल मैरिज। और वॉइडेबल मैरिज क्या है, वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। अगर कोर्ट मतलब देखो, कब तक यानी वैलिड है, कब तक, जब तक कोर्ट उसको इनवैलिड या फिर वॉइड नहीं बोलता है। अगर आप खुद से चिल्लाते रहे कि मेरी शादी हुई नहीं हुई है, नहीं हुई, मतलब अगर आपकी शादी है, आप बोले कि शादी नहीं हुई, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको कोर्ट बोलता है कि हाँ आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आपकी शादी वॉइड है, या फिर आपकी शादी इनवैलिड है, तभी आपकी शादी माना जाएगा कि इनवैलिड है। ओके।
यस। फिर मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आपकी शादी क्या है अवॉइडेबल हो सकती है? इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी है। फिर आपका आता है नो कंसेंट। नो कंसेंट मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब उस कंडीशन में अनसाउंड माइंड दो। नो कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आप कंसेंट नहीं दे पाए, मतलब जिस वक्त आपकी शादी हो रही है वहां पर आप क्या है कंसेंट देने में अनसाउंड माइंड के हैं। बेशक अगर कोई पागल लड़का है, अगर अनसाउंड माइंड का है और वो चिल्ला बोलता है कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, उसे पता है कि हाँ शादी के कंडीशंस क्या होती हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, उसे पता है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप पता हो कि हाँ आगे क्या होने वाला है, या फिर मेरे एक कदम चलने से क्या चीज होगा या फिर क्या चीज नहीं होगी। अगर वो उस कंडीशन में, तो उसको हम नो कंसेंट या फिर अनसाउंड माइंड नहीं मानेंगे। मतलब अनसाउंड माइंड उस कंडीशन का मतलब उसे कंसेंट देने के योग्य ना हो, यानी जो कंसेंट दी जा रही है उस वे में अनसाउंड माइंड होना चाहिए कि उसे पता ही नहीं कि हाँ कि ये शादी होने से उसे पता ही नहीं चलेगा कि शादी होती क्या है। अब कोई पागल है ना, वो बोल रहा है कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो वो शादी कर सकता है। ये नहीं है कि पागलों की शादी नहीं होगी या फिर जिसका साउंड माइंड नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, शादी हो सकती है। और हाँ उसको पता होना चाहिए कि हाँ शादी एक्चुअल होती क्या है, उसके कंडीशंस क्या है। ओके। भैया ये अनसाउंड माइंड में क्या कोई अगर इंटॉक्सिकेशन करता है किसी को तो क्या वो भी अवॉइडेबल होगा? नहीं नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अनसाउंड माइंड ऑफ नो कंसेंट मतलब आप कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कंसेंट देना मतलब एक बेशक इंटॉक्सिक यानी दारू पीता है बहुत, और वो फुल दारू में है, आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ, इंटॉक्सिकेटेड कोई उसको मतलब कि डेलिबरेटली इंटॉक्सिकेट किया गया उसको, मतलब वो जानबूझ हाँ के नहीं करता लेकिन उसको जानबूझ के हाँ पिलाया चलो गया है। ऐसे दे दिया, मगर हाँ देखो उस कंडीशन में अगर वो कभी ही नहीं करता है, उसको जानबूझ के पिला दी और उसको बैठाल दिया जबरदस्ती, तो उसमें उस कंडीशन में क्या है आपकी शादी वर्डेबल हो जाएगी ना। आप कोर्ट के पास जाइए कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, मेरी कंसेंट ही नहीं थी उस शादी के लिए। मतलब कंसेंट वहां आपकी कंसेंट देने में आपको पता हो कि हाँ मैं किस चीज में कंसेंट दे रहा हूँ, वहां वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। आप साउंड माइंड के हैं या फिर साउंड माइंड के नहीं है उससे मतलब नहीं है, मगर आप जहाँ कंसेंट दे रहे हैं वहां आपको पता होना चाहिए कि आप कंसेंट किस लिए दे रहे हैं। ओके। जी। फिर आपका आता है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये क्या होना चाहिए, ये दोनों की तरफ से हो सकता है, गर्ल्स की तरफ मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन क्या है, अब पालन मेल में पोषण भी क्या बच्चे है, का। हाँ नहीं प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चा पैदा करने के लिए योग्य ना हो। हाँ। ठीक है ना, मेंट या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर बच्चे को वो रख ना पाए, अनफिट फॉर मैरिज हो। ठीक है ना। अब कोई गे है, अब गे की शादी किसी लड़की के साथ करा दी जाए तो वो क्या शादी हो सकती है? नहीं ना। वो नहीं शादी नहीं। के लिए वैलिड है क्या? नहीं है। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ अटैक ऑफ इंसैनिटी। अब उस किसी को दौड़े पड़ते हैं अच्छे खासे, तो वहां पर क्या है वो भी शादी आपकी क्या मानी जाएगी? वो भी आपकी शादी क्या मानी जाएगी? वर्डेबल मानी जाएगी। अगर आपकी शादी क्या है किसी की शादी फोर्स के साथ या फिर फ्रॉड के साथ हो जाए, वो शादी भी आपकी क्या है वर्डेबल मानी जाएगी। अब प्रेग्नेंट बाई समवन एल्स अदर देन हस्बैंड, जिससे शादी हो रही है उसके ना होकर वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, इस कंडीशन में भी शादी क्या है वो शादी वर्डेबल मानी जाएगी। Child marriage can be annulled at the age up to 18 years. Punishment of section 18 of HMA means कोई चाइल्ड मैरिज है, जब वो अगर वो मैरिज नहीं है तो वो शादी क्या है आपकी वर्डेबल होगी, मतलब वैलिड है। वर्डेबल देखो वर्डेबल का मतलब क्या होता है, वैलिड है। कब तक? जब तक आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हम्म। फिर आपका आता है सेक्शन 7। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया? बताइए कोई कंडीशन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? जी भैया समझ गए। क्लियर भी है, क्लियर। हाँ नैन्सी, समझ में आ रहा है?
नैन्सी, ओके ओके, आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना आपको? एक दो दिन और क्लास लेके देखिए, अगर कोई चेंजेस लाने हो तो बता सकते हैं, हाँ कि ये चेंजेस लाने हो। सेक्शन 7 बोलता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज होनी चाहिए। जो आपके रिचुअल्स चले आ रहे हैं, जो आपके रिचुअल्स चले आ रहे हैं उसके साथ क्या है, आपको सेरेमनीज है, अगर किसी की कोई प्रथा है कि हाँ शादी इस तरह से होनी चाहिए, तो वहां पर क्या है, उस तरह से आप शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी क्या है, वैलिड मानी जाएगी। सप्तपदी, सप्तपदी मतलब आग के, जब लड़का और लड़की दोनों साथ फेरे लेते हैं उसको क्या है, सप्तपदी बोलते हैं। द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड द वाइंडिंग व्हेन द सेवंथ स्टेप इज टेकन, जैसे ही सातवां फेरा पूरा हो जाता है, शादी क्या है, पूरी मान ली जाती है। या फिर ऐसे कोई रिचुअल्स जहां आपके धर्म में, या फिर आप कोई एक ऐसा रिचुअल्स अपनाते हैं, वहां पर क्या है, उसी कंडीशन में शादी सेरेमनी मानी जाएगी जब आप उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो वहां पर जैसे आप वो रिचुअल्स अपना लेते हैं, वो सेरेमनीज पूरी कर लेते हैं, आपकी शादी वैलिड हो जाती है। फिर आपका आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कुछ नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बोलता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हिंदू मैरिज का। ऑप्शनल है ग्राउंड पे, कोई जरूरत नहीं है आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। हाँ, अगर आप पासपोर्ट्स वगैरह या फिर इंटरनेट बाहर के लिए जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहां पर आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। ज्यादा कुछ नहीं, अगर नहीं कराते हैं तो मिनिमम चार्जेस लगते हैं, फाइन लगता है 25 या 30, 25 25 या 30 रुपीज का फाइन लगता है। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फाइन देके। आप में से किसी मदर फादर के आपने देखा भी होगा, किसी देखा कि किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया हो अपनी शादी का? बहुत कम ही लोग कराते हैं। नहीं 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 कहा। तो अगर भैया जिनका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो फिर उन पे तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता होगा। नहीं, वो दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। अब ये नहीं है कि ये तो आपने लिखा शादी हुआ कर ली है रजिस्ट्रेशन उसमें। नहीं कराया। देखो, देखो, मतलब एक वे में है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं हुई है, शादी तो हुई है ना। अब हर कोई ये नहीं है कि नहीं कोर्ट फिर में जाके लीगली कोर्ट मैरिज करता है। हम लीगली कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि इनकी शादी हुई है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है अरे, तो। किसी ने शादी करी है, उसमें कितने सारे लोग आते हैं, वीडियो बनती है, फोटो खींचते हैं, पंडित आता है, किसी ने तो देखी होगी ना शादी होते हुए। अगर किसी ने शादी हाँ होते हुए फिर वो देखी है। फिर तो वो, हाँ वो तो मतलब वो तो फिर कस्टम के अंदर हो गया ना। हाँ, तो वही चीज है ना। कस्टमरी चला गया। अब गांव देहातों में शादियां होती हैं। अब ये नहीं है ना कि आपने मंदिर में दो चुपके चुपके एक कमरे में शादी कर ली, आप बोले कि शादी हो गई। अब किसी को पता ही नहीं शादी हो गई। अगर आप दिखाएंगे ना कि हाँ देखो ये मेरी शादी की फोटो है, तभी तो कोई मानेगा ना शादी हुई है। जी जी। अगर आप एक कमरे में बंद करके शादी कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि शादी हो गई। शादी के लिए आपको रिचुअल्स अपनाए हैं, क्या चीज है, आपको साबित करना पड़ेगा ना, हाँ शादी हुई है। जी। फिर आपका आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RCR। ठीक है ना? अगर मैं कहीं RCR बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए मैं यही बोल रहा हूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब कंजुगल कंजुगल राइट्स मतलब जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो राइट्स होते हैं। राइट्स मतलब जो हस्बैंड वाइफ है एक साथ रहें, आपस में समझौता बना के रखें, ठीक है ना? तो इस वे में रहता है कि हाँ जो आपके रिचुअल्स बोले गए हैं, या फिर जो हस्बैंड या फिर वाइफ का, आपको मैं वीडियो या अपलोड कर दूंगा, ओके, आप देख लेना।
दोबारा से। हाँ, तो कंजुगल राइट्स मतलब जो हस्बैंड वाइफ, जो पार्टनर्स के बीच में जो राइट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ड्यूटीज होती है उनके, वो चीज होनी चाहिए। तो इसके लिए आइदर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी जा सकता है विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर आपके पास एक रीजन कॉज है, सपोज ए की शादी बी के साथ हो जाती है, ए की शादी बी के साथ हो जाती है, ये फीमेल है और ए मेल है। ओके, अब सपोज इन दोनों की शादी हुई और ये आपके कानपुर में रहते हैं। ओके, ये कुछ नहीं करता है, सपोज मेल कुछ नहीं करता है, एक प्राइवेट जॉब कर रहा है सपोज मान लो। अब बी की नौकरी लग जाती है गवर्नमेंट, बी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ये कानपुर से जाके ये बॉम्बे रहने लगती है, मुंबई रहने लगती है। ओके, अब इसने बोला कि चलो मेरे साथ वहीं जॉब कर लेना, बोलता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी नहीं जाओगी। इसने बैग उठाया और ये मुंबई चली गई। अब अगर बी अगर कोर्ट जाता है, बी अगर कोर्ट जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी मुंबई चली गई है, उससे बोलो कि मेरे पास आके रहे। अगर एक कोट जाएगा ना। मतलब ए, हाँ सॉरी सॉरी, ए कोर्ट जाता है, ए कोर्ट जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी जो जिस जो मेरी बीवी बी थी, वो क्या है, वो मुंबई चली जा चुकी है, उससे बोलो कि मेरे साथ आके रहने लगे। अगर अब कोर्ट क्या करेगा, इसके पास एक सम्मन भेजेगा कि हाँ कोर्ट में आइए, बताइए आप क्यों अलग हैं। अगर इसके पास वैलिड रीजन है कि हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, मैं क्यों आ सकती हूँ, ये प्राइवेट जॉब करता है, ये भी तो मेरे साथ आके रह सकता है, तो कोर्ट अब इससे ये नहीं बोलेगी बी से कि आप यहाँ आके रहिए। अब कोर्ट इससे बोलेगा तुम वहां जाके रहो जहाँ तुम्हारी बीवी रहती है। ओके, समझ में आया। हाँ, अगर ऐसी एक Yes. अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पर वाइफ कुछ नहीं करती है और वाइफ चली जाती है, सपोज ए बी में शादी हुई और ए जो मेल है उसकी जॉब लग जाती है, वो पुणे चला जाता है, और ये वाइफ है वो सपोज कानपुर में ही रहती है। चलो, अब ए तो चला गया पुणे जॉब करने, अब बी जाएगी कोर्ट में, तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, उससे बोलो कि आए, और ये हाउस वाइफ है, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम उसको, अगर उसके पास एक वैलिड रीजन है ना कि हाँ कि वो जा सकता है क्योंकि उसकी जॉब लगी हुई है, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए हाँ आप क्यों गए हैं। ओके, यस सर। सभी को समझ में आया रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब। जी भैया। हाँ, withdrawn from the society of other then aggrieved party may file a petition for restitution। अगर कोई किसी की सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जब दो लोग एक साथ में रहते हैं, मतलब एक दूसरे की सोसाइटी में है, मतलब एक साथ रहने वाला सोसाइटी में है, अगर कोई किसी की सोसाइटी से दूर जाता है तो वहां पर क्या है, अदर पार्टी जो है जिससे दूर कोई जा रहा है वो क्या है, कोर्ट में अपील पिटिशन डाल सकती है कि हाँ डाल सकता है, डाल सकती है, कोई भी कर सकता है कि हाँ मेरा जो स्पाउस है उसको बोला जाए कि हाँ वो साथ आके रहे। When either the husband or the wife has without reasonable cause, विदाउट रीजनेबल, इस चीज पे याद रखना, ये विदाउट मतलब विदाउट, अगर कोई रीजन है तो वैलिड है, अगर कोई रीजन नहीं है तो वो क्या है, उसको हम एक्सक्यूजेबल नहीं मानेंगे कि हाँ कोई एक्सक्यूज दे सकता है। withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply with aggrieved party may apply. Why? A petition in the district court for the restitution of conjugal rights in the court be satisfied of the truth of the statements
made in such petition and that there is no legal ground why application should be granted may decree of restitution of conjugal rights accordingly. जैसा मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, फोटो बना के दिखाए थे। हाँ, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि मुंह फुलाया और चले गए कि तुमने मेरे लिए शॉपिंग नहीं करी, मैं जा रही हूँ घर, बैग उठाया मायके चली गई, अब वो नहीं आ रही है, कोई वैलिड रीजन नहीं है ना कि शॉपिंग नहीं कराई तो तुम चले गए। हाँ, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ क्यों आप अलग रह रहे हैं। तो जब आप क्यों का जवाब आपके पास है और रीजनेबल डाउट है, रीजनेबल आंसर है, रिप्लाई है, तो आपको माना जाएगा कि हाँ जो अदर पर्सन है वो सही है, तो आप उसके पास जा सकते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई जो रीजनेबल डाउट है, एक्सक्यूज नहीं है, तो आपको क्या है, बोला जाएगा कि आप जाइए और अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ साथ रहिए। ओके। जी। Explanation: where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving a reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn the society. जो burden of proof जाता है, जो burden of proof जाता है वो किसके पास जाता है? प्रूफ कौन करेगा? जो गया है। अब सपोज ए है, ये तो कानपुर में ही रहता है, मगर जो वाइफ है बी, वो पुणे चली गई, तो वाइफ के पास क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। वाइफ बताएगी कोर्ट को कि हाँ मैं क्यों गई, कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई या मुझे कुछ और परमिशन, कुछ और काम मिल गया, प्राइवेट जॉब मिल गई, ये कुछ नहीं करता है। ओके। अगर हाँ इसके पास कोई वैलिड रीजन है और ये अपना जो वैलिड रीजन है उसको साबित भी कर पाती है, तभी उसका वो माना जाएगा। ओके। बर्डन ऑफ प्रूफ समझे? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाएगा? जो जी भैया, जाता है, डिफेंडेंट के पास। हाँ जो गया है उसके पास जाएगा। फिर आपका आता है इसमें दो केस हैं, टी सरता वर्सेस टीवी सुबेता 1983 का केस है, और सरोज रानी वर्सेस सुधीर किशन कुमार 1984 का है। ये केस भी इम्पोर्टेंट है भैया? नहीं, बस नाम याद रखना कि हाँ केस क्या है। अच्छा, मतलब नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, वो नहीं, इतना नहीं है, बस कब नहीं पूछते, नहीं कभी नहीं पूछा गया। बस ये जो जी लैंडमार्क जजमेंट होते हैं ना, वो मैं आपको कराऊंगा, कौन कौन से करने हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक। फिर आपका आता है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10। जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन मतलब अब जैसे डिवोर्स होने वाला है, उससे पहले क्या है, अब दो लोग एक साथ रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट क्या करता है कि हाँ आप कुछ टाइम के लिए अलग रहिए, पता चले कि हाँ अलग रहने से दोनों को क्या किसी की जरूरत महसूस होती है या नहीं होती है। बोलते हैं ना, अब दो लोग घर में ही बोल देते हैं कि हाँ दोनों लड़ रहे हैं तो अलग अलग हो जाओ, आपस में बैठ के शांत रहो, पहले सोचो कि हाँ तुम्हें उसकी जरूरत क्या है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस क्या करता है कोर्ट। कोर्ट आपको, अब जैसे आपने देखा हो ना कि डिवोर्स के जो केस चल रहे हैं वो बहुत सालों साल चलते हैं, कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि आपकी शादी ना टूटे। कोर्ट एक एक्सट्रीम लेवल पे आके ही डिवोर्स देता है। कोर्ट ये नहीं है कि आज पिटिशन डाल ली कल आपको डिवोर्स मिल गई, नहीं, कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि हाँ शादी जितनी बच सके, यानी जो कंजुगल राइट्स हैं वो जितने बच सके उनको बचाने की कोशिश करता है। Husband and a wife separated on order by the order of the court only in the voidable or a valid marriage। अगर आपकी शादी void है, इनवैलिड है, तो आपको क्या है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ग्राउंड्स ही नहीं है डिवोर्स के। और जुडिशियल सेपरेशन कब मिलता है, जब आपके पास ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के। अब डिवोर्स के ग्राउंड्स का होगा वह वॉइडेबल में और वैलिड मैरिज में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। यस। अब जुडिशियल सेपरेशन कब नहीं मिलेगा, देखो कब मिलेगा कि आपकी शादी वैलिड है, वर्डेबल है, आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। अब जुडिशियल सेपरेशन कब नहीं मिलेगा, रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर कोई इंसान या हस्बैंड हो या वाइफ
हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो रिनाउंस द वर्ल्ड हो जाती है। रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब सन्यासी हो गई, सब कुछ मोह माया त्याग देना, रिनाउंस द वर्ल्ड यानी सब कुछ छोड़ दिया, अपने पीछे सब कुछ छोड़ के चला गए कि हम जा रहे हिमालय, वहीं पर रहेंगे। तो वहां पर क्या है, अगर जब कोई जा ही चुका है तो रिनाउंस द वर्ल्ड जो कर चुका है उसमें क्या है, सेपरेशन नहीं मिलेगा। कन्वर्जन, अगर किसी ने कन्वर्जन कर लिया है, किसी ने अपने धर्म कन्वर्जन कर लिया है, उस कंडीशन में क्या है, आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। सॉरी। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। अब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मतलब 7 साल के लिए अगर आप नहीं देखते हैं, आपके रिलेटिव्स यानी ऐसे लोग जो आपसे मिल सकते थे, आपको जानते थे, पहचानते थे, उनमें आप सामने नहीं आते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कब मानते हैं, जस्ट ये 7 साल हो जाती है। अब ऐसी कोई कंडीशन है कि जी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। ये जो हाँ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मतलब ये रिनाउंस द वर्ल्ड और ये कन्वर्जन प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इसमें सेपरेशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में 7 साल बाद, 7 साल तक पता नहीं लगता किसी को, किसी वाइफ को कि हाँ उसका हस्बैंड है या नहीं है, तो उसके बाद क्या देखो, होगा 7 साल डेथ, बाद? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हम ये मानते हैं, तो आपको वो मिल जाता है ना, डिवोर्स मिल जाएगी 7 साल के बाद। 7 साल तक अगर कोई नहीं अच्छा। रहता है, सपोज 7 साल तक कोई इंसान दिखा ही नहीं, तो आप 7 साल के बाद आप कोर्ट में पहले से अगर आप प्ले डाला है और आप बोलते हैं कि हाँ 7 साल का टाइम बीत गया है, मेरा जो हस्बैंड या वाइफ थी वो आज तक नहीं आया है, तो मुझे उस प्रिजम्पशन ऑफ डेथ पे क्या डायरेक्ट डिवोर्स मिल जाए। और ये रिनाउंस द वर्ल्ड में अगर मान लीजिए किसी का हस्बैंड अब देखो, रिनाउंस द वर्ल्ड में जब वो रिनाउंस खुद कर बोल गया, देता है, हाँ रिनाउंस द वर्ल्ड हो गया, तो वो खुद ही बोल रहा है ना कि हाँ मुझे अब इस धर्म यानी इस धरती पर रहना ही नहीं है, यानी यहाँ कुछ चीज है ही नहीं है, तो वहां पर किस तरह से वे रहेगा, रिनाउंस द वर्ल्ड कर गया, यानी जो संबंध थे यानी जो कॉन्जुगल राइट्स थे वो अपना ही नहीं रहा है वो इंसान। तो उसके बाद तो फिर सेपरेशन मिल जाएगा ना, कि अब तो वो है हाँ ही नहीं, सेपरेशन मिलता है, सेपरेशन नहीं मिलेगा, वो सीधे डिवोर्स मिलता है। डिवोर्स मिलेगा। ठीक है, ठीक। हाँ ओके। जी, जी, तो जी, आज का हम यही एंड करते हैं, कल से हम पेज नंबर 17 से शुरू करेंगे, आपका क्लास का जी। टाइम खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू। भैया एक क्वेश्चन था कि एक करंट मिनट, अफेयर्स के लिए